हेलो दोस्तों, मैं साहिब स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एलोवेरा में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे और आज हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, है ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे। कल हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया था, है ना। न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है ना, और डेंटेराइटिस क्या होता है ना, एक्सोन क्या होता है, एक्सोन किस तरह से काम करता है, स्नेप्स क्या होता है ना। पूरा न्यूरॉन्स का हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके, आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के बारे में करेंगे। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो इस तरह से होगा, तो कैसे होगा, ऐसे हमारी खोपड़ी की, हमारी खोपड़ी इस तरह से होगा ह्यूमन ब्रेन। भाई अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारी खोपड़ी में कितनी 22 हड्डी होती है। हमारा जो चेहरा है इससे ऊपर कितनी 22 हड्डियां होती है ना। अगर ये इसकी, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ एक परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम क्या होती है, इसके ऊपर एक परत होती है जो उनसे हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को बिल्कुल बचाव रखते हैं बाहरी आफतों से। जो भी कोई हमारे पूछा जाता है कि हमारे सबसे बाहरी परत, हमारे ब्रेन की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, क्रेनियम होती है। तो क्रेनियम के बाद में एक है झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस झिल्ली क्या होती है, झिल्ली होती है ना। अगर इसकी बात करूं तो जब हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन सी, एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेनिंजाइटिस झिल्ली जो होती है उसको क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी आगे बात करूं, अपने ब्रेन के बारे में कुछ और बात करने वाली हूँ। ह्यूमन ब्रेन, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका काम क्या होता है, पूरे हमारे सारे शरीर का नियंत्रण और संतुलन बनाने का काम जिसका हमारे ब्रेन का नियंत्रण संतुलन। कोई भी काम, अगर कोई भी काम करेंगे, कोई भी विश्लेषण होगा हमारे अंदर, कोई भी पढ़ाई से संबंधित है, कोई भी काम हो रहा, अगर हमारे अंदर कोई भी वातावरणीय परिवर्तन हो रहा तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसका जो हमें एहसास हो रहा है या हमें पता लग रहा है, वो ब्रेन के द्वारा लग रहा है। हमारे जो संवेदी अंग होते हैं, वो संवेदी अंग क्या करते हैं, कहीं हमने छुआ, वो सीधा क्या करेंगे, विद्युत आवेगों के द्वारा। मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बहुत तेजी से हमारे माइंड में जाती है बात, है ना। माइंड में जाने के बाद क्या होता है, उसका विश्लेषण होता है। इसका पूरे स्ट्रक्चर के बारे में और इसके कितने भाग होते हैं, कहाँ कौन सी क्या चीज होती है, सारे बात करेंगे। पहले से कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भाई नियंत्रण हमारे शरीर का संतुलन बनाना, है ना। अगर मैं इसके भार की बात करूँ, भार, इसका जो भार होता है दोस्तों वो है 1400 ग्राम, है ना। 1400 ग्राम का, यानी कि साइंस में क्या माना जाता है, साइंस में एक व्यक्ति को 70 किलो का माना जाता है ना। जब 70 किलो का माना जाता है तो ठीक है दोस्तों, साइंस में एक व्यक्ति को कितना, अगर हम लेते हैं नॉर्मल वजन 70 किलो लेते हैं, तो इसका जो होता है, इसका 2%, हमारे भार का 2% क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है ना। तो कितना हो गया, 1.14 किलो, है ना। तो इसीलिए हम लोग 1400 ग्राम इसका भार लेते हैं, है ना। इसकी जो बाहरी परत के बारे में, इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोल रहे थे, इसे क्या है, न्यूरोलॉजी कहा जाएगा, है ना, न्यूरोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, और उसके बारे में और अगर मैं आपको और फैक्ट्स की बात करूं तो इसके जो फैक्ट हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान। दोस्तों, अगर जितनी भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जितनी हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसका बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन का
जो हमारी O2 है हमारे अंदर, उसका 20% हमारा माइंड यूज करता है ना। कोई सबसे ज्यादा मेहनत भी कौन करा है, हमारा ब्रेन करता है ना। कोई भी काम है हम अपने ब्रेन के द्वारा ही सोचेंगे, सब कुछ ब्रेन से होता, तो उसका जो हमारे अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% कौन यूज करता है, हमारा ब्रेन यूज करता है ना। हमारे शरीर का नियंत्रण संतुलन है ना, इसका भार कितना होता है, 1400 ग्राम का होता है। अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोला जाता है ना। और इससे आगे इसकी अगर मैं और बात करूं अपने ब्रेन के बारे में, तो अब हम इसके बारे में आगे चलते हैं। दोस्तों इसे तीन भागों में विभाजित करा गया, देखो ऐसे। एक तो होता अग्र मस्तिष्क, एक होता मध्य मस्तिष्क है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, एक होगा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। तो दोस्तों हमारा माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इनके अंदर जो पार्ट है उनकी बात करूं तो देखो, अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन कौन आता है, सेरिब्रम, नंबर 2 दूसरा होगा थैलेमस। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पे पास हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, जो हमारा वही हाइपोथैलेमस, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको किसे है, इसे हमारा काराकोरम, क्वार्टिलिनिया, ठीक है। दूसरा होता है सेरिब्रल है ना। अगर इसकी बात करूं तो तीसरे की, तो इसको बांटा गया सेरिबेलम। नंबर 3 होगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो दोस्तों हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो सब कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। मध्य मस्तिष्क के अंदर कौन कौन आता है, काराकोरा, क्वार्टिलिनिया, सेरिब्रल है ना। पश्च मस्तिष्क की बात करूं तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो दोस्तों हमारे अंदर जितने भी मैंने इसमें पार्ट बताए हैं, सेरिब्रम का अलग काम है, थैलेमस का अलग काम है, हाइपोथैलेमस का अलग काम है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो भाई मैंने ब्रेन के बारे में पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा यहाँ पर कि किस तरह से मैंने बताया कि कैसे कैसे इसको बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क है ना। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, काराकोरा, क्वार्टिलिनिया, सेरिब्रल, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो इनके अलग अलग काम होते हैं, उन कामों के बारे में मैं आपको अब बताऊंगा एक एक के बारे में। पहले हम बात करते हैं इसी अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं अग्र मस्तिष्क, दोस्तों अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला भाग जो आता है वो आता है हमारा सेरिब्रम का। सेरिब्रम दोस्तों, अगर सेरिब्रम की मैं बात करूं तो सेरिब्रम सबसे विकसित भाग, हमारे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे विकसित भाग हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। तो जितनी भी हमारे ऐच्छिक गतिविधियां होंगी है ना, वो ऐच्छिक गतिविधियां किसके अंतर्गत होती है, सेरिब्रम के अंतर्गत होती है। जैसे कि भाषा संबंधित है ना, भाई भाषा क्या हो, वाणी एक ही बात है ना। चिंतन करना है ना, चिंतन करना। ठीक है, जो भी हमारे अंदर भाई जो भी ज्ञानेंद्रियों से हमारे अंदर क्या जाता, संवेदनाएं ग्रहण होती है, वो किसके कहाँ विश्लेषण होता है, विश्लेषण करना। ठीक है दोस्तों, तो सेरिब्रम के कौन कौन से काम होते हैं, भाई भाषा से संबंधित हमारे सारे काम होते हैं।
है ना, जितने भी तर्क शक्ति, जितने भी बुद्धि से संबंधित काम होंगे, बुद्धि तर्क किसके अंतर्गत आएंगे, वो सेरिब्रम। क्वेश्चन हो जाएगा चिंतन का केंद्र बिंदु कौन सा होता है, तो आपको क्या क्या आंसर देना, सेरिब्रम, है ना। जो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना भी आप गणित सोल्व करोगे, है ना, गणित से संबंधित कितनी भी, है ना, सारा का सारा चिंतन का काम, बुद्धि लब्धि जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं, सेरिब्रम के अंतर्गत आते हैं। और इसे अनुप्रेम मस्तिष्क दोस्तों इसी को बोलते हैं, सेरिब्रम को। सेरिब्रम को एक नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेम मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, तो सेरिब्रम की हमने बात करी। सेरिब्रम का क्या काम होता है ना, सारा जितना भी हमारा चिंतन करना, है ना, पढ़ाई से संबंधित जितने भी होंगे, है ना, विश्लेषण, किसी भी चीज का विश्लेषण काम होगा सेरिब्रम में होगा, है ना। तर्क शक्ति, बुद्धि लब्धि किसके अंतर्गत आती है, सेरिब्रम के, यानी कि प्रेम मस्तिष्क के सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, अगर मस्तिष्क का भाग। ठीक है दोस्तों, तो अगला आगे हम लेते हैं और थैलेमस की बात करते हैं। इसके अंतर्गत क्या था, थैलेमस। भाई अगर मस्तिष्क को हमने कितने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ लिख देता हूँ, अगर मस्तिष्क को मैंने ऐसे बांटा था, नंबर 1 क्या था, सेरिब्रम, नंबर 2 था थैलेमस, नंबर 3 था कौन सा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों हमने किसके, सेरिब्रम के बारे में बात करी, हम लेते हैं थैलेमस, है ना, जो हमारा थैलेमस है। थैलेमस तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठंडा गर्म या दर्द का जो महसूस होता है वो हमें कहाँ होता है, थैलेमस में होता है दोस्तों। ठीक है, जितना भी हमारा जैसे कि ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, है ना, कोई भी दर्द कौन होगा, थैलेमस में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंडा गर्म का एहसास में कौन, माइंड के किस हिस्से से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, थैलेमस से, यानी कि अगर मस्तिष्क का भाग होता है वो थैलेमस। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा ये आता है हाइपोथैलेमस। बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, कितना होगा, हमारे शरीर का ताप दाब, है ना, गुस्सा आना, किसी से घृणा करना, है ना, किसी से भाई क्या घृणा, पसीना, खुशी, है ना, जितने भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसे कौन रोक रहा, ये रोकता है। देखो मैं लिख देता हूँ किसके से, शरीर का ताप, हमारे शरीर का दाब, है ना, घृणा करना, खुशी, है ना, पसीना, इन्हें कौन नियंत्रण कर रहा है दोस्तों, हाइपोथैलेमस नियंत्रण कर रहा, घृणा, पसीना, खुशी, है ना, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जितना भी हमारा अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र मतलब समझ लो दोस्तों, जितनी भी हमारी क्या होंगी, जितनी हमारी थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथियां, है ना, उन्हें कौन नियंत्रण कर रहा है, कितना वे हार्मोन्स कितना इंक्रीज करें, कितना कम करें, तो उस चीज को कौन नियंत्रित कर रहा है, हमारा ये कर रहा हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर का ताप दाब, किसी से घृणा, खुशी, है ना, कोई मतलब कोई अच्छा लग रहा है, जैसे हम प्यार भी कह देते हैं, वो किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस की होता है। ये होता है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमारा जो हार्मोन सिस्टम है, जितने भी, है ना, पीयूष ग्रंथि से भी कितने हार्मोन्स निकलने हैं, है ना, हमारे शरीर का दाब कैसा रहना है, ताप कैसा रहना है, तो उस बारे में कौन नियंत्रित करता, ये करता हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो अगर मस्तिष्क था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, हम मध्य मस्तिष्क के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क, अब अगर मैं मध्य मस्तिष्क की बात करूं तो मध्य मस्तिष्क को कैसे बांटा गया, देखो तो मध्य मस्तिष्क को दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक तो है हमारा
सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम, ठीक है। नंबर दूसरे का कौन सा होता? दोस्तों दो भागों में बांटेगा, सेरिब्रम हो गया, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है दोस्तों, तो हम अब मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर एक होता ये कॉर्टिजिन, दो कॉर्टिजिन नंबर होगा सेरिब्रम, है ना। अगर मैं इसकी कार्टिजिना की बात करूं, दोस्तों इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर की जितनी भी हमारे शरीर का संतुलन, है ना, शरीर का संतुलन बना के रखेगा। भाई हमारे शरीर का संतुलन किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में कौन नहीं, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा ये नहीं है करेक्शन है इसमें थोड़ा सा। भाई इसका जो काम होगा ना, कार्टिजिन, इसका होगा श्रवण शक्ति का, यानी कि जो सुनना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सुनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो काराकोरा कार्टिजिन, सुनना, है ना। किसके बारे में कौन करेगा? कार्टिजिन। अगर मैं सेरिब्रल की बात करूं तो सेरिब्रल जो मस्तिष्क है हमारा, ये जो सेरिब्रल है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, यानी कि स्पाइनल कोड से जोड़ता है ना। मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल करता है ना। सेरिब्रल किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, अब आगे अगला लेते हैं सबसे लास्ट में दोस्तों। अगर पश्च मस्तिष्क की बात करूंगा तो उसमें सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिगेटा की बात करेंगे। सेरिब्रम की बात करें, सेरिब्रम, पश्च मस्तिष्क, जो हमारा पीछे का पश्च मस्तिष्क था उसे हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक होगा सेरिबेलम, नंबर दो है ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं सेरिबेलम की बात करूं तो इसका क्या काम है? इसका काम है हमारे शरीर का संतुलन बनाना, कान का आंतरिक संतुलन बनाना, है ना। जो हमारा क्या सुनना, है ना, शरीर का संतुलन, इसका काम होता है सेरिब्रम का। और जो मेडुला ऑब्लिगेटा की बात करूं तो सबसे ज्यादा काम कौन करता है? ये करता है। इसके क्या काम है? जितनी भी हमारी भाई हृदय धड़कन, है ना दोस्तों। हृदय धड़कन की बात करूं मैं, है ना, श्वसन पर नियंत्रण, हो गया। और क्या? जो आहार नाल होता है हमारा, आहार नाल नदी में, इसे दोबारा ऊपर लिख देता हूँ। मेडुला ऑब्लिगेटा के जो हमारा हाइपोथैलेमस था ना, उस बिल्कुल वही काम किसका होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा का होता है। लेकिन बस इसमें काम क्या होता है? ये हृदय धड़कन और हमारे हार्ट और श्वास श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। इसमें ये एक्स्ट्रा काम होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसका क्या काम होता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर का ताप दाब जो हाइपोथैलेमस के काम थे वही इसके काम है ना। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है? देखो इसके मैं एक्स्ट्रा काम ध्यान लिख देता हूँ। एक तो क्या है? हृदय,
हृदय हृदय धड़कन पर नियंत्रण, हृदय धड़कन पर नियंत्रण हो गया। श्वसन, जितना भी हमारा श्वसन है ना, श्वसन से संबंधित क्रिया जितनी होंगी है ना, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है दोस्तों। आहार नाल, आहार नाल है ना, आहार नाल का संकुचन, संकुचन का किसका काम है? मेडुला ऑब्लिगेटा है ना। और क्या है? आहार नाल क्रमांक संकुचन है ना, क्रमांकुचन, एक ही बात बताना है, क्रमांकुचन भी लिख रहे हैं, क्रमांकुचन यानी कि सुकड़ना, जो हमारा आहार नाल होगा उसको कौन नियंत्रित करेगा? मेडुला ऑब्लिगेटा है ना। और हमारा ताप, दाब है ना, और क्या हो गया? अंतःस्रावी तंत्र की जितनी हमारी ग्रंथियां हैं, यानी कि ग्रंथियां, ग्रंथियां कौन नियंत्रित करेगा? मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं, खाना पीना निगलना, खाना खाना पीना, पीना निगलना, निगलना कौन किसके कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। दोस्तों मेडुला ऑब्लिगेटा के बारे में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसका वही काम है जो हमारे हाइपोथैलेमस का है ना। हाइपोथैलेमस के भाई ताप, दाब, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र का नियंत्रण है ना। तो इसमें मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या होता है? इसमें मेन काम क्या है? हृदय धड़कन पर नियंत्रण होता है, इसका हमारे श्वसन पर नियंत्रण होता है, आहार नाल का क्रमांकन करता है ना, और बिल्कुल वही सेम है जो कि हाइपोथैलेमस में था, ठीक है दोस्तों। तो हमने एक टर्म और आती है दोस्तों, एक बार अगर कहीं आपने सुना होगा कि स्ट्रोक क्या बोलते हैं? स्ट्रोक, अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं, स्ट्रोक क्या है? कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या है? तो स्ट्रोक की बात करूं, जो ऐसी ध्वनियां, जो जो हमारे भाई वेद, अगर कौन सी ध्वनि हमारे ब्रेन में, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक की बात करूं तो वेद ध्वनि जो हमारे ब्रेन में ब्लड लेकर जाती हैं, अगर उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाए तो क्या हो जाएगा? स्ट्रोक हो जाएगा ना। ध्वनियों में अवरोध, ध्वनियों अवरोध हो जाए, कौन सी? जो ब्लड लेकर जाती है कहाँ? हमारे ब्रेन में है ना, मस्तिष्क में, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। आज हमने ब्रेन के बारे में बात किया था है ना, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन किस तरह से काम करता है, ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझाया था, कितना भाग होता है, कितना क्या होता है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। जय हिंद, जय भारत। ओके।